नमस्कार। शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपने अक्सर देखा होगा गांवों में या शहरों में भी कुछ ऐसे निठल्ले होते हैं जिनका कोई कामकाज नहीं होता है और वो हर ग्रुप में हर चौराहे में खड़े हो जाते हैं और अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। कोई उन्हें पूछे न पूछे, उनकी हैसियत हो या न हो, लेकिन वो अपनी राय जो है जरूर देते हैं। वो अपने को वहाँ पर चौधरी बन जाते हैं। खैर, एक चौधरी तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे राय वाले, ये योगेंद्र यादव जी। कहीं कुछ भी हो तो योगेंद्र यादव कूद पड़ते हैं। खैर चलिए, वो एक्सेप्शनल केस है। उनके अलावा मैं और बात करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, जो तेजस्वी यादव के पलटू चचा हैं, जो बेपंदी के लोटे हैं। ये बेपंदी के लोटे जो है आज एक थाली में बैगनों को खड़ा कर रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि बैगन जो है थाली में खड़े हो जाए। असल में जो बात कर रहे हैं, विपक्ष एकता की बात जो कर रहे हो, उसके पीछे मैं वजह आपको बताता हूं। वजह क्या है कि अल्टी पल्टी मारना तो इनका हमेशा का काम रहा है। इस बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि बहुत पलटियां मार ली, अब हम आपको दोबारा नहीं लेंगे, दोबारा बीजेपी में नहीं लेंगे या बीजेपी के साथ सरकार बनाने का मौका नहीं देंगे। तो तब से वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनका एक पांव हमेशा अस्थिर रहता कि यहां जाना है या वहां जाना है। तो वो अपने को बंधन में जकड़ गए वो। तो उन्होंने, अब वो खाली तो हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री है, खाली कैसे होंगे। आपने उनको कभी काम करते देखा? कभी वो ईद की वो मुबारक देते हैं, कभी अफराद की पार्टियां देते, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सिवाय अपने प्रदेश के काम के सारे काम करते हो। उनके यहाँ रोज के रोज जो है जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उसमें उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। तो उनका ये अब तो वास्तव में सच्चाई तो ये है कि उनके पास अब शक्ति है ही नहीं। असली पावर जो है मुख्यमंत्री की, वो भतीजे के पास चले गई, तेजस्वी यादव के पास। और तेजस्वी यादव चाह रहे हैं किसी भी तरह जो है इनको धक्का मार दिया जाए यहां से। 2024 तक का वो शायद इंतजार नहीं कर पा रहे, तो वो उनको केंद्र की राजनीति में धकेलना चाह रहे हैं। अब नीतीश की मजबूरी ये हो गई कि वो तो हो गए बेघर, करे क्या। तो उन्होंने जो है एक नया बेड़ा उठाया है 2024 के चुनाव के लिए, विपक्ष की एकता का, कि हम विपक्ष को इकट्ठा करेंगे। और कभी वो आजकल वो कभी वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, ममता से मिल रहे हैं, अखिलेश से मिल रहे हैं, उद्धव से मिल रहे हैं। खैर, जिन जिन से वो मिलना चाहे वो मिल रहे हैं। और इस उम्मीद में है कि अब के 2024 में बीजेपी को हरा देंगे, वो ऐसे प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, 2019 के चुनाव से ठीक पहले यही कवायद चली थी। विपक्षी एकता की जो ये प्रयास जो हो रहे हैं वो तब भी चले थे। तो तब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, तब वो बीजेपी के साथ थे, एनडीए में थे। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई क्या होगा। तो उन्होंने बड़े लापरवाही अंदाज से, जो उनका एक वो है, अरे होना क्या है, आएंगे मोदी जी ही आएंगे करके जो है, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये तब की बात है जबकि 2019 के चुनाव थे, मैंने आज से 4-5 साल पहले। और अब उसके बाद तो 4 साल और हो गए, सिर्फ 1 साल और रह गया। तो निश्चित रूप से अगर 2019 में वो मजबूत थे तो आज तो और भी मजबूत हो गए होंगे। और अब एक सर्वे भी आया था ना, आपने देखा होगा, टाइम्स नाउ का सर्वे, 64% लोग जो है उन्हीं के पक्ष में हैं। बाकी पीछे 12-13% में केजरीवाल और राहुल गांधी हैं। एग्जैक्टली अगर हम नहीं भी माने, तब भी इस बात की प्रबल संभावना है कि विपक्ष में जो भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा वो मीलों पीछे होगा मोदी जी से। तो मैं इन्हीं केजरीवाल जी, इन्हीं नीतीश जी की बात कर रहा हूं। तो आज अभी वो गए ममता जी के पास कि जो है विपक्षी एकता की जाए। अब तो नीतीश जी जो है ममता जी के यहाँ गए, उनके यहाँ गई। तो ममता जी तो खुद कह दिया कि हम भी चाहते हैं कि वो 0 पर आ जाए,
नीतीश को बाबू को उन्होंने यही आश्वासन दिया, सांत्वना दी कि जो है बीजेपी 0 पे आ जाए। तो एक्चुअली क्या है कि ममता वहाँ पे बंगाल की स्थिति क्या है, ममता जी का क्या वो है, वहाँ पर आमने सामने जो फाइट है वो टीएमसी यानी ममता और बीजेपी की है, और फिलहाल जो है दोनों शून्य पर हैं, कांग्रेस और वामपंथी। तो अभी जो एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें दोनों ने मिलकर के, कांग्रेस और वामपंथी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में ममता हार गई, क्योंकि जो मुस्लिम वोट था उसका एकीकरण, उसका जो है थोक के भाव कांग्रेस और वामपंथियों को मिल गया। अब अगर वहां पर कोई विपक्ष की एकता की अगर कोई बात अगर होती है तो क्या होगा उसमें? ये लोग अपना शेयर चाहेंगे, कांग्रेस और वामपंथी जो है उनके जो कुल वोट है उसमें से वो चाहेंगे कि ये इनमें हमें मिले, और ममता देना नहीं चाहती है। वो जो डायरेक्ट फाइट बीजेपी की उससे है, बीजेपी से है उनकी। अब वो क्या है कि अगर वो उनकी शर्त ये होगी ठीक है आपने एक सीट जीत रखी है, एक सीट आप और ले लो, वो जो है कांग्रेस और वामपंथी मानेंगे नहीं। उन्हें अगर चाहिए हो तो अगर 50% भी नहीं हुआ तभी 25% तो वो चाहेंगे। मतलब 40, 48, 42 जितनी भी सीटें हैं तो वो ज़्यादा शेयर मांगेंगे। तो ये एकता इस हालत में नहीं हो सकती है, जैसे वो कहते हैं 1 to 1, माने बीजेपी की एक के खिलाफ जो है विपक्ष का एक रहे। तो ये होना बड़ा मुश्किल है, और जो ये स्थिति सिर्फ बंगाल की नहीं है, पूरे देश की यही स्थिति है। बंगाल में कांग्रेस को विपक्ष वाले नहीं देंगे, यूपी में अखिलेश कांग्रेस को नहीं सीट देगा, बिहार में भी जो है एक आध सीट वो दे सकते हैं। मतलब जहां जहां विपक्ष शासित राज्य है, तेलंगाना का तो कोई मतलब नहीं उठता कि वो एंट्री कर दे, वो तो जो तेलंगाना के जो वो है तो वो तो इनके वैसे ही खिलाफ है, तो वो भी इनको एंट्री नहीं देंगे, एक आध सीट देंगे। तो कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि कांग्रेस को एज ए विपक्ष खत्म करने की साजिश विपक्ष की है, और कांग्रेस इस बात को जानता है, कांग्रेसी इस बात को जानते हैं कि ये सारी साजिश हमारे खिलाफ हो रही है। जो विपक्षी एकता के नाम पर जो साजिशें हो रही है वो हमारे खिलाफ है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले किसी समारोह में नीतीश ने इनको, कांग्रेस को, तब शायद जयराम रमेश बैठे थे वहाँ पे, मंच में कौन थे, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप आइए विपक्षी एकता में आइए। उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे जो है। लेकिन कांग्रेसी भी इस बात को समझते हैं कि एकता जो होने वाली है वो सिर्फ उनकी कॉस्ट पे होगी। कांग्रेस को खुला मैदान मिलेगा केवल यूपी में नहीं मिलेगा, केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 के अलावा चौथा कोई कहीं मिलेगा नहीं। इवन महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की तो खैर आप स्थिति देख रहे हैं, शरद पवार किस तरह से इनको पंचर किए जा रहे हैं। बार बार जो है ये गुब्बारा फुला रहे हैं, वो जाकर के एक सुई डाल देते हैं। कभी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे, कभी जेपीसी पे, कभी मोदी जी की डिग्री पे। ये जब तक ये माहौल खड़ा करते हैं, शरद पवार आकर के उस आग को बुझा देते हैं, पानी डाल देते हैं। तो महाराष्ट्र की जो महा विकास अघाड़ी सरकार है, या जो गठबंधन सरकार तो नहीं है, गठबंधन जो है वो भी तार तार हो गया है। वहाँ कहीं से भी जो है एकता जैसी कोई बात नहीं है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा उद्धव ठाकरे को। तो खैर मैं नीतीश की बात पे आ रहा हूँ। तो नीतीश बाबू जो है थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कल के दिन हो सकता है, अब तो वैसे भी काफ़ी कह चुके हैं कि मेरा 2024 का या 2025 का अंतिम चुनाव होगा, तो फिर कभी ऐसी कोई स्थिति अगर बन गई उनको भी कुछ मिल जाएगा। उनका दिल की एक ख्वाहिश है कि मुझे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना था, हो सकता है राष्ट्रपति भी बन जाए। और एक दूर उनको दिखाई देता है अगर ऐसी परिस्थिति बन गई कि बीजेपी बहुमत से कम आ गई, तो उनको ये अंदाज लग रहा, उनका ये कैलकुलेशन है कि फिर मेरे अलावा विपक्ष में कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं होगा।
केजरीवाल के तो अभी भी लोकसभा में 0 सीटें, और जो स्थिति जो बन रही है, जिस तरह उनके घोटाले सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है। उनके तो बहुत पार्टी का अस्तित्व ही जो है दांव पे लग गया है। 2024 के बाद या 2024 तक ये पार्टी रहेगी नहीं रहेगी, ये भी बड़ा मुश्किल है। और यही स्थिति खुद नीतीश की है। नीतीश का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, और आप ये मान के चलिएगा कि 2024 के जो चुनाव होने हैं, उससे पहले जो है जनता दल यूनाइटेड जो है इनका खत्म हो जाएगा। कुछ बीजेपी में चले आएंगे और बचे खुचे आरजेडी में चले जाएंगे। फिर एक मुख्य बात मैं आपको बताता हूं कि जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार किस एकता की बात करते हैं। आज देश में जितने भी दल हैं, समाजवाद के नाम को लेकर के या जनता पार्टी को लेकर के, ये सब इनका मूल एक ही है। ये सब समाजवादी थे। यह जनता पार्टी और जनता दल से निकल करके फिर ये कोई अलग कई दुकानें अलग हो गई। देवेगौड़ा की अलग दुकान हो गई, मुलायम सिंह की अलग दुकान थी, इनकी नीतीश की अलग दुकान है, लालू की अलग दुकान है सब एक ही, उसके एजेंसी एक ही थी। तो इनके तो उसमें ही है, डीएनए में ही है बिखराव। समाजवादियों का जोड़ने का कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। आप शुरू से इनका, आप समाजवाद आंदोलन का आप इतिहास देखिएगा, संसोपा, परसोपा, सपा, पता नहीं कितने कितने किस्म के जो है, चौधरी चरण सिंह भी इसी में रहे। उनका लोकदल, आरएलडी, पायलडी, ये जो ओम प्रकाश चौटाला का दल है, ये सारे के सारे एक ही परिवार थे। जब ये एक परिवार, समाजवादी परिवार एक नहीं रह सका, तो वे कांग्रेस से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी विपक्षी एकता में वो शामिल हो जाएं। तनिक स्वार्थ के लिए तो ठीक है, लेकिन एकता होनी जो है असंभव है। और दूसरी बात क्या है कि शरद पवार और ममता बनर्जी जो है, वो तो कांग्रेस से निकले हैं। वो क्यों भाव देगी कांग्रेस को? वो तो ये चाहते ही कांग्रेस खत्म हो जाए, फिर जाकर के हमारा वर्चस्व बने रहेगा। अभी ममता बनर्जी केवल बंगाल तक है, हालांकि उनकी इच्छा अखिल भारतीय होने की है, लेकिन वो दिवा स्वप्न है। लेकिन जो छत्रप हैं, उनके साथ गठजोड़ करके एक फेडरल टाइप का जो है ये बना सकती है। तो ये नहीं चाहेंगे कोई भी विपक्ष में कि कांग्रेस जिंदा रहे। और ये सारी जो एक्सरसाइज जो हो रही है, ये सब इसीलिए हो रही है, कांग्रेस को खत्म करने की हो रही है। राष्ट्र एकता का कोई संबंध नहीं है। एकता का संबंध अगर होता तो तुरंत अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ये नीतीश कुमार, चौटाला का जो भी ग्रुप बचा हुआ है, जितने भी ये होते, या और बीजू जनता दल, कितने ये सब जनता दल के नाम से ये सब समाजवादियों से आए। तो ये सब मिल करके जो है एक पार्टी बनाते। पहले तो आप अपना वो दिखाओगे, देखिए हमने अपने सारे वो छोड़ दिए, दुराग्रह छोड़ दिए, सारे मतभेद खत्म कर दिए, अब हम राष्ट्रीय एकता की ओर आ रहे हैं। तो जो हम टुकड़े टुकड़ों में थे, हम एक हो गए। तो ये जो है पलटू राम जी का ये जो बिना पेंदी के जो लोटे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, ये एक थाली में सारे बैंगनों को इकट्ठा करने, खड़ा करने की, ये कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।